Good morning, students. Today we'll discuss about the law of demand, the theory of demand. Okay, law of demand states that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. Okay, if the price increases, the quantity demanded decreases. Okay, and vice versa. मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, देर इज़ एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, किसी भी कमोडिटी एक नॉर्मल गुड के लिए ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अगर वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. ओके, so we can say that there is an inverse and negative relation. Due to this relation, the slope of demand curve is also negative. Okay, कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ओके, इसी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व वो नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है. ठीक है, या डाउनवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व हम उसको कंसिडर करके चलते हैं. ओके, so in case of other goods, demand curve may vary. Okay, like inferior goods के केस में ऐसा नहीं अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमांड, वो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली जो डिमांड कर्व है या डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, उसमें हमने यही कंसिडर किया था कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका एक इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन है और उसी नेगेटिव रिलेशन की वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लॉप कर रहा है. ओके, सो वी आर इन द डिमांड कर्व. इफ वी सी, if the price increases from P to P1, the quantity demanded decreases from Q to Q1. Okay, so this is the inverse or negative relationship we can easily observe from the demand curve. Okay, so graphically जब हम present कर रहे हैं तो हम easily देख सकते हैं कि नेगेटिवली स्लॉप्ड या फिर डाउनवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व है और ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का. ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो other factors हैं. That means law of demand applies only when the other things or other factors remain constant. For example, income of the consumer should remain constant, price of related goods should remain constant. Okay, either substitute or complementary goods, and future expectations should remain constant. The taste and preferences should not change, should not be changed. Okay, only then there will be an inverse relationship between price and quantity demanded. Okay, other factors को constant रखा जाएगा. Okay, सिर्फ यही assumptions हैं डिमांड की कि अगर other things remain constant, only then there is an inverse relationship between demand and price. Okay, अगर कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं और अगर इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो. लाइक इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और प्राइस कम इंक्रीज़ हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इज़ वाई डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड. डिमांड का डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है, ठीक है, या फिर नेगेटिवली स्लॉप डिमांड कर्व क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न या कॉजेस क्या हैं. ओके, और यू कैन से why people buy more when the price of the commodity falls. First one is diminishing law of marginal utility. Okay, or you can say law of diminishing marginal utility. Okay, law of diminishing marginal utility. We know that according to law of diminishing marginal utility, the marginal utility tends to decline as we consume मोर ऑफ ए कॉमोडिटी. एक कॉमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट या सक्सेसिव यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं, वी गेट लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन. ओके, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलती है या मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है. ठीक है, सो अगर सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है तो वाई शुड ए कंज्यूमर बाय मोर और वन मोर यूनिट. ओके, सो it will happen only when the price of the commodity decreases. Okay, प्राइस अगर commodity का डिक्रीज होगा तभी वो खरीदेगा ज़्यादा यूनिट्स, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल तो डिक्रीज हो रहा है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे. ठीक है, सो वी कैन से
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी ज़्यादा खरीदा जाएगा, तब ही ओनली व्हेन प्राइस डिक्रीजेज. नेक्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट. ओके, इनकम इफेक्ट सेज व्हेन द इनकम इज डिक्रीजिंग. ओके, अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो वो कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा तभी कर पाएगा जब उसका प्राइस डिक्रीज हो. दैट मीन्स वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं. ओके, सो इनकम इफेक्ट इज देर इज़ एन लाइक पॉजिटिव इफेक्ट. इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है. अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी. नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Okay, substitution effect says if there are substitute goods available in the market, अगर मार्केट में substitute goods available है, ठीक है, तो substitute के prices भी affect करेंगे quantity demanded को या demand of the commodity को. Okay, so if the price increases, if the price of the commodity increases, the consumer may shift to अदर कॉमोडिटी. ओके, सब्सटीट्यूट कॉमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू कंपेयर बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. और रिलेटेड में हम सब्सटीट्यूट लेके चल रहे हैं. ओके, सो पी एंड पी आर में हमें कंपैरिजन करना है. पी एक्स दैट मीन्स ऑन कॉमोडिटी का प्राइस, एंड पी आर वी आर टेकिंग द कॉमोडिटी as substitute. Okay, so if px that means on commodity के प्राइस डिक्रीज होंगे तो सब्सिट्यूट वाले भी ऑन कॉमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे. अदरवाइज अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो लोग सब्सिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी. सो px का प्राइस डिक्रीज होगा तभी इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि सब्सिट्यूट कंज्यूमर्स भी एक्स कॉमोडिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, सो सब्सिट्यूशन इफेक्ट सेज दैट प्राइस डिक्रीज होगा तो सब्सिट्यूट गुड के कंज्यूमर भी शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑन कॉमोडिटी के ऊपर. ओके, सो पी एक्स शुड बी लेस देन द पी आर. ओके, only then the demand will increase. क्लियर. सो इन फैक्टर्स की वजह से या इन डिटर्मिनेंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस. ठीक है, जो हमने अलग अलग देखे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, बेसिकली हमें यही देखना है कि प्राइस कम क्यों हो, मींस डिमांड तभी क्यों इंक्रीज़ होती है जब प्राइस एक कमोडिटी का डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ होने पे ही क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड क्यों डिक्रीज़ होती है. ओके, अदर फैक्टर्स लाइक अदर सिचुएशंस, लाइक हम एक्सेप्शंस जब पढ़ते हैं, ठीक है, अदर सिचुएशंस में ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं. सो यू कैन से लॉ ऑफ डिमांड, ये वाई डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लॉप्ड या फिर डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है. ठीक है, बट अदर सिचुएशंस है लाइक एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व. तो एक्सेप्शन में ये कंडीशन या फिर ये एप्लीकेशंस मींस लॉ की जो अजम्पशंस है उनको हम अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस पे कंडीशंस या केसेस अलग हो जाते हैं. ठीक है, सो अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की या अदर सिचुएशंस की, ठीक है, तो उनमें भी ऐसा ही कुछ हम यू कैन से कि ऐसा ही कुछ होता है. ठीक है, सो वी आर सेइंग exceptions are there. Okay, so first exception we have to discuss, that is articles of distinction. Okay, so articles of distinction are such goods which are status symbol. Okay, which are considered or which are assumed as a status symbol. That means वो luxurious goods होती हैं, premium goods होती हैं, लोग इसीलिए बाय करते हैं, ख़रीदते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होती हैं. ठीक है, सो दे रिमेन और दे become status symbol only when they are हाईली प्राइस्ड. अगर उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो ही वो स्टेटस सिंबल होती हैं. ठीक है, सो उनका प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है. अगर प्राइस डिक्रीजेज ऑफ दीज गुड्स और सच गुड्स, दे बिकम कॉमन. ओके, वो एक कॉमन गुड या नॉर्मल गुड की तरह ट्रीट की जाएगी. ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टेटस सिंबल नहीं होगी. अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो हर कोई उसको ख़रीद पाएगा. ठीक है, सो दैट विल नॉट बी और दैट विल नॉट रिमेन एज अ स्टेटस सिंबल. ठीक है, लाइक डायमंड है, लग्जरी कार्स हैं. ठीक है, सो ये गुड्स स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं. तो इनका जो
प्राइस इफेक्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, next one is the Giffen goods. Okay, Giffen goods opposite to डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होती हैं. जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन आर द प्रीमियम और द लग्जूरियस गुड्स, वेयर एज द गिफन गुड्स आर द इन्फीरियर गुड्स. गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होती हैं, हाईली इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, एंड प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मीन्स है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इट इज़ अज्यूम्ड और इट इज़ कंसिडर्ड एज the consumers will buy less of inferior goods. Okay, price and price effect पॉजिटिव है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो माना जाता है कि क्वालिटी इंप्रूव हुई है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनका प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. अगर इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर्स की तो दे विल बाय मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स और द प्रीमियम गुड्स एज कंपेयर टू द इन्फीरियर गुड्स. वो इन्फीरियर गुड्स कम खरीदेंगे. ठीक है, एंड प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव इसलिए हो जाता है बिकॉज ये माना जाता है और पीपल एज्यूम दैट इफ प्राइस इंक्रीजेज देयर क्वालिटी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेज their demand decreases because it is assumed that the quality has been compromised or the quality has decreased. Okay, इसी से related next concept है, that is the irrational judgment. ठीक है, कि लोग खरीदते वक्त ये मान के चलते हैं, ठीक है, जज इस हिसाब से जजमेंट करते हैं कि अगर प्राइस इम्प्रूव हुआ या इंक्रीज़ हुआ है तो उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया होगा. ठीक है, सो दैट इज़ द इरेशनल जजमेंट. ठीक है, दोनों ही केसेस इंटर रिलेटेड है, बट इरेशनल जजमेंट में हम इनकम इफेक्ट को नहीं दिखाते हैं, वेयर एज इन गिफन गुड्स वी आर शोइंग द इनकम इफेक्ट. ठीक है, सो इरेशनल जजमेंट भी इसी से रिलेटेड है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज irrational judgment. What does the irrational judgment state? It says that if the price of the commodity, से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी. दैट मीन्स डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लॉप्ड और अपवर्ड स्लॉपिंग इन ऑल दीज केसेस. ओके, okay, you can say if price increases from P to P1, okay, demand increases from Q to Q1. okay, प्राइस इंक्रीज हो गया है P से P1 और डिमांड भी Q से Q1 इंक्रीज हो गई है. दैट इज द पॉजिटिवली और अपवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व. ओके, ये सिर्फ एक्सेप्शंस के केस में होगा क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में तो डिमांड कर्व जो है हमारा नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है. ओके, सो पॉजिटिव कंडीशन, सॉरी, पॉजिटिवली स्लॉप्ड या अपवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व मीन्स देर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड की जो अजम्पशंस हैं या कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही हैं. ठीक है, सो इन अदर केसेस of exceptions, ठीक है, in all these cases of exceptions, articles of distinction, given goods and irrational judgment, in both the cases the demand curve will be different than the normal condition, क्योंकि normal condition में तो downward sloping है and exception में upward sloping है. ठीक है, अब हम डिमांड कर्व में मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं. आइदर वी आर मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड. ओके, clear, so movement along with the demand curve, either you are moving downward or moving upward. okay, if you are moving downward, ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A. ओके, एंड when the price decreases, okay, and this point where the decreased price meet at the demand curve, that point is named as B. You can see that from point A to B, okay, A से B पे आते वक्त हम डाउनवर्ड ही मूव कर रहे हैं. ठीक है, सो डाउनवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से हुआ? जब प्राइस डिक्रीज़ हो गया है. ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से P से P1 पे जब प्राइस आ गया है, ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 हो गई. ओके, एंड वी आर मूविंग डाउनवर्ड इन द डिमांड कर्व. ओके, A से B पॉइंट पे आ गए हैं. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो प्राइस की वजह से होता है. एंड इसका ऑपोजिट है कि हम अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है P से P1 तो हम अपवर्ड मूव करेंगे. ठीक है, डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं प्राइस की मूवमेंट जो है प्राइस की वजह से हुआ. ओके,
नाउ अगर हम शिफ्टिंग की बात करें कि अगर हम ओरिजिनल डिमांड कर्व जो कि हमारा डी है, ठीक है, अगर डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है, सो हम राइटवर्ड डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं एंड द न्यू डिमांड कर्व हेयर इज D1 ओके। ये डी से शिफ्ट होके D1 पे पहुंच गया है, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे तो प्राइस लाइन जो कि ओ वाई एक्सिस पे प्राइस हम दिखा रहे हैं, ठीक है, सो प्राइस लाइन को हमने दोनों ही कर्व्स पे मैच किया। सो पॉइंट ए ऑन डी कर्व, ओके, एंड पॉइंट बी ऑन D1 जो कि न्यू कर्व है, न्यू डिमांड कर्व है, उस पर हमने मैच किया, ठीक है। सो दोनों ही पॉइंट्स ओ वाई एक्सिस पे सेम पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज पी, ओके। ए और बी जो कि अलग अलग डिमांड कर्व्स के पॉइंट हैं, दोनों ही पी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं ओ वाई एक्सिस पे, क्लियर। दैट मीन्स प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू एंड Q1 वी हैव 2 पॉइंट्स, ओके, हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं देखने को, ठीक है, देज आर क्यू एंड Q1, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सो रीज़न क्या रहा? ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स जो हैं, जो इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स में चेंज आया होगा जिसकी वजह से शिफ्टिंग जो है राइट वर्ड हुई है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्राइस अगेन कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स शिफ्टिंग जो होती है डिमांड कर्व में, जो शिफ्टिंग होती है दैट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, वेर एज मूवमेंट जो है वो प्राइस की वजह से हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस चेंज हो रहा है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व में, ओके। सो अलग अलग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग के अलग अलग केसेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बट मूवमेंट में एक ही केस है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हम देखेंगे। सो अगर हमारे केस में मूवमेंट में हमने दिखाया है कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, ठीक है, सो दैट इज द लाइक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ओके। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है मूवमेंट में, ठीक है, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सो दैट विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ओके। एंड वेयर एज अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, सो शिफ्टिंग में हम इंक्रीज कंसिडर करके चलेंगे, ओके, दैट इज देयर इज एन इंक्रीमेंट इन डिमांड, ओके। एंड अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो वो डिक्रीज इन डिमांड होगा, ओके। एंड मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है, तो दैट विल बी एक्सटेंशन नॉट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। ये गलत लिख दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ओके। जो शिफ्टिंग के है वो अलग अलग केसेस देखे जा सकते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट अलग है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग है, ठीक है, कि इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको हम अलग अलग दिखा सकते हैं कि इंक्रीज हुई इनकम या फिर डिक्रीज हुई, तो उसके जो अलग अलग सिचुएशंस या कंडीशंस हो सकती हैं, ओके। एंड मूवमेंट के दो ही केस होंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस में चेंज होने की वजह से होगा, ठीक है। एंड नॉर्मल गुड्स में बेसिकली लाइक अगर हम देखें इन्फीरियर गुड्स में एंड नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इफेक्ट है, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एंड अगर इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वेयर एज इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ओके। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर इनकम डिक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इनकम इफेक्ट जो है इन्फीरियर गुड्स के केस में एंड नॉर्मल गुड्स के केस में अलग अलग होता है, ठीक है। सो वी कैन से there is a positive relation income effect in case of normal goods, and there is a negative effect or negative income effect in case of inferior goods, okay. Next, if we talk about the concept that is the cross price effect, cross price effect means the price of other commodities also affect the demand of the
ऑन कॉमोडिटी। ओके, अदर कॉमोडिटीज़ जिनको हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं उनका प्राइस भी जो है अफेक्ट करता है ऑन कॉमोडिटी की डिमांड। एंड वी हैव टू रिलेटेड गुड्स और टू अदर कॉमोडिटीज़ आर देयर, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड द अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, सो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके प्राइसेस भी ऑन कॉमोडिटी को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑन कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो ऑन कॉमोडिटी की डिमांड, सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो ऑन कॉमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ऑन कॉमोडिटी, वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री उसी तरीके से अफेक्ट करती है जैसे लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, तो सो कॉम्प्लीमेंट्री का जो इफेक्ट है वो सेम होता है। ठीक है, एंड सो अलग अलग इफेक्ट्स हम शिफ्टिंग के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि उनको आप अलग अलग दिखा रहे हैं, कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।